हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आई वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू एक्सप्लोर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. So guys, today we are going to resume your class 9 second chapter of history, which is socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर पे हम ऑलरेडी 3-4 क्लासेस कर चुके हैं, तो अभी तक आप इस चीज़ से क्लियर होंगे कि सोशलिज्म क्या है, हु वर कंजर्वेटिव्स, हु वर लिबरल्स, हु वर रेडिकल्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रशियन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद कैसे जार सत्ता से हटता है, उसके बाद कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है रशिया में, और उसके बाद अल्टीमेटली कैसे पावर बॉल्शेविक्स के बाद पास आ जाती है. अब हम देखेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, जब जो पावर है बॉल्शेविक्स के पास आ चुकी है, उसके बाद क्या होगा. आपको कभी भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इन केस आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ऑल्सो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर की बाकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी. आप पुरानी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जहाँ पर आपको हिस्ट्री की सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर इन रशियन सोसाइटी. इसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर के बाद रशियन सोसाइटी में या रशिया के समाज में क्या क्या चेंजेस आए. The Bolsheviks were totally opposed to the private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property and peasants was allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirements. They banned the titles of old aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and official following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. तो जो सोवियत हैट चूज की गई थी उसका नाम क्या था? बुडेनवोका. It is in Russian term for a hat which Soviet soldiers used to wear. जब बॉल्शेविक्स के हाथ में अब सत्ता आ गई तो उन्होंने सोसाइटी में क्या क्या चेंज किए. सबसे पहले बड़ा चेंज था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे. और जैसे कि लेनिन के एप्रिल थीसिस में डिमांड रखी गई थी, उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री और बैंक्स को नवंबर 1917 तक नेशनलाइज कर दिया. मतलब अब उनके सुपरविजन का काम जो है गवर्नमेंट कर रही थी या फिर इनडायरेक्टली बॉल्शेविक्स कर रहे थे. गवर्नमेंट ने उनकी मैनेजशिप को उनकी मैनेजमेंट को अपने अंडर अपने ओनरशिप में ले लिया था. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया रशिया में. और क्या हुआ, जो सभी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी, जो भी बड़े बड़े ऑनर्स थे, उन सब की लैंड जो है सीज कर ली गई, उनसे छीन ली गई. और फिर उसके बाद बॉल्शेविक्स ने क्या किया, जो बड़े बड़े घर थे शहरों में उनका भी पार्टीशन कर दिया, उन्हें भी डिवाइड कर दिया और सबको उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांट दिया कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना उतना दे दिया जाए. तो यहाँ तक सुन के आपको लग रहा होगा भाई कितने अच्छे लोग हैं बॉल्शेविक्स, तो सबकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, अमीरों से लेकर उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है. बट असल में ऐसा कुछ नहीं था. रियल में इसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा बॉल्शेविक्स ने क्या किया था, जो जार के टाइम से टाइटल्स चले आ रहे थे एरिस्टोक्रेसी के, वो सारे टाइटल्स अब बैन कर दिए गए, उनकी वैल्यू को अब खत्म कर दिया गया. और ये जो चेंज है ये विजिबल हो जाए, ज्यादा विजिबल हो, इसलिए उन्होंने जो सोल्जर्स थे या ऑफिशियल्स थे उन सभी की यूनिफॉर्म्स में भी चेंज कर दिया. और जो यूनिफॉर्म्स डिसाइड हुई थी क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन के बाद हुई थी, जो कि 1918 में हुआ था. Bolshevik Party was renamed as the Russian Communist Party, Bolshevik. In November 1917, Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. उन्होंने कब कंडक्ट की इलेक्शन? 1917 में. बॉल्शेविक्स पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. Now the Bolsheviks named themselves as Russian Communist Party. It is to show that they are now a bigger party which have some funda, which have some idea which is based on communalism. So they named their party as Russian Communist Party. इसके बाद इन्होंने क्या किया, नवंबर 1917 में इलेक्शंस कराए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए. लेकिन जब उन्हें मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिला, मतलब इस इलेक्शंस में उन्हें अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला, जीत नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, इसको मानने से मना कर दिया. और जनवरी 1918 में बॉल्शेविक्स ने इस असेंबली को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने मानने से मना कर दिया, भाई ये इलेक्शन ठीक नहीं है. और उन्होंने क्या बोला,
उसके उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया, दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वर मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन, कि जिन हालातों में रशिया में चुनाव हुए हैं उनसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट क्या है, सोवियत। जो सोवियत है, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट है, उसमें ज्यादा लोगों के अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए ये जो असेंबली है, जो इलेक्शन हुए हैं, दिस इज ऑफ नो यूज। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. Russia became a one-party state. Remember, one-party state बन गया अब रशिया. Trade unions were kept under party control. Secret police called the Cheka first, the later punished those who criticized Bolsheviks. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, it led to experiment in the art and architecture. But many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. तो अब आप देख रहे हैं बॉल्शेविक्स क्या कर रहे हैं भाई, पहले तो खुद इलेक्शन कराते हैं, जब उन्हें इलेक्शन में जो उन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं मिलता तो उस इलेक्शन को मानने से मना कर देते हैं, और क्या रीजन देते हैं कि भाई ये जो इलेक्शन है सही कंडीशन में, सही हालातों में नहीं हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन नहीं हो पाया है। उसके बाद 1918 में, जब ये आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ही टाइम चल रहा है अभी भी, काफी जो पॉलिटिकल एलाइज है, मतलब जो बाकी के जो लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी लोग इस चीज के लिए राजी नहीं है, सभी लोग मना कर रहे हैं, इन सब के बावजूद जो है बॉल्शेविक्स जर्मनी के साथ संधि साइन कर लेते हैं, एक पीस एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आगे आने वाले कुछ सालों में बॉल्शेविक्स एक अकेली ऐसी पार्टी बन के रह जाती है जो ऑल रशियन कांग्रेस में मतलब पार्टिसिपेट करती है, जो इलेक्शन लड़ती है, ओनली सिंगल पार्टी रह गई है। और जो यहाँ पर आपकी ये कौन सी पार्टी है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, अब ये जो है पार्लियामेंट बन गई, पहले ड्यूमा था पार्लियामेंट रशिया में, अब क्या बन गया, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। सोवियत कौन थे, जो इनडायरेक्टली जो है बॉल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे, और बॉल्शेविक्स ही मतलब आप मान सकते हैं बॉल्शेविक्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही थे सोवियत में। अब वो एक पार्लियामेंट बन जाते हैं रशिया जितनी बड़ी कंट्री की, और उन्होंने क्या किया, रशिया को एक वन पार्टी स्टेट बना लिया जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, ट्रेड यूनियंस वगैरह सब कुछ जो है पार्टी के बॉल्शेविक्स के कंट्रोल में है, कोई भी इन्हें क्रिटिसाइज करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, चेका को वो ऑर्डर दे देते हैं, चेका उनकी एक सीक्रेट पुलिस है जो कि आप मान सकते हैं गुप्तचर टाइप, तो वो उनके लिए सर्विलेंस का काम करते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को या किसी चीज को क्रिटिसाइज करता है तो उन्हें सीधे पनिशमेंट दी जाती है। जो कुछ यंग राइटर्स और आर्टिस्ट अभी तक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था इससे उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है और सोशलिज्म आने से उन्हें फायदा होगा, वो डिसइल्यूजन, मतलब उनका जो भ्रम था वो टूट गया जब बॉल्शेविक्स ने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है वो न्यूज़पेपर या किसी भी मीडिया पर ऐसे रोक लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पार्ट को डिलीट कर दिया जाए, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी वो अलाउड नहीं करते, दिस इज नोन एज सेंसरशिप। अब आगे देखते हैं सिविल वॉर किस तरह से होता है रशिया में। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. The leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. यहाँ पर Bolsheviks के लिए क्या word use हुआ है, Reds. During the 1918 and 1919, the Green socialist revolutionaries मतलब radicals and white जो pro czarist जो जार के supporters थे, मतलब जो change नहीं चाहते, यानी कि conservatives, controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, and British or Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry, and famine became common. अब जब Bolshevik land redistribution का order दे देते हैं कि जो सिटीज में जो भी लैंड है या फिर विलेजेस में जो भी लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और सबको उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंड मिलेगी, तो रशियन आर्मी में क्या है, ब्रेकअप स्टार्ट हो जाता है, फूट पड़ जाती है, क्योंकि सभी लोग इस चीज से एग्री नहीं है। जो सोल्जर्स पहले किसानों का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पीजेंट्स थे, वो सब अपने घर चले जाते हैं, कुछ घर जाने की इच्छा होती है और वो घर चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कुछ बट रहा है हम भी उसमें से अपना हिस्सा ले लें। उसी के साथ जो नॉन बॉल्शेविक्स हैं, सो यानी कि नॉन बॉल्शेविक्स ग्रुप में कौन कौन से, ऐसे सोशलिस्ट
बोल्शेविक्स अपने आप को सोशलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और ग्रुप है जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते लेकिन सोशलिज्म के सपोर्टर्स हैं। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी मतलब जो जार का रूल चल रहा था उस चीज के जो सपोर्टर्स थे, कंजर्वेटिव्स, ये सब जो हैं जो बोल्शेविक इस तरह का विद्रोह कर रहे हैं, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस सब को विरोध करते हैं कि मतलब ये सही नहीं है। उसके बाद क्या है, उनके जो लीडर्स हैं साउथ रशिया में चले जाते हैं और वहाँ पे ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब अपनी एक अलग से सेना बनाते हैं किसके खिलाफ लड़ने के लिए, रेड्स। रेड्स मतलब बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स का मतलब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, रेड्स। जहाँ पे भी अगर रेड्स लिखा है इट मींस इट इज इक्वल टू बोल्शेविक्स। तो बोल्शेविक्स के खिलाफ वो अपने एक ट्रूप बनाते हैं साउथ रशिया में। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 जो ग्रीन्स और व्हाइट्स हैं मतलब जो जार के सपोर्टर्स हैं और सोशल रिवॉल्यूशनरीज मींस रेडिकल्स, ये दोनों ही ग्रुप मिल जाते हैं और रशियन एम्पायर के ज्यादातर बड़े हिस्से पर अब इनका कब्जा हो जाता है और ये उसे कंट्रोल कर लेते हैं। और इन सबको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप से। अब सोचने वाली बात है कि ये कंट्रीज ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बोल्शेविक्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट में भी नहीं है रशिया में। वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे नॉन बोल्शेविक्स को क्योंकि जो सोशलिज्म बढ़ रहा था रशिया में वो इस चीज से बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि सोशलिज्म की लहर कहीं उनकी कंट्री में ना आ जाए और सोशलिज्म से लोग इंस्पायर होकर ऐसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं यूएसए जैसी, यहाँ पर सोशलिज्म का बोलबाला हो गया तो यहाँ की जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब जैसे ये जो ट्रूप्स हैं और बोल्शेविक्स में सिविल वॉर, मतलब क्योंकि जिन लोगों में लड़ाई हो रही है अभी यहाँ पर वॉर हो रही है, दे ऑल आर बिलोंग टू द सेम कंट्री ऑफ रशिया। बाहर से उन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है भले ही, लेकिन दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ सेम कंट्री, तो देयर इज सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। यहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाती है और उस टाइम पर क्या हो जाता है, लूटपाट, डाका, चोरी, अकाल, भुखमरी, ये सारी चीजें कॉमन बन जाती है क्योंकि सभी लोग अगर लड़ने में लगेंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कौन ध्यान देगा, और सभी लोग अगर पॉवर्टी बढ़ेगी तो क्राइम तो बढ़ेगा सोसाइटी में। तो वही यहाँ पर सिचुएशन हो गई है। Supporters of private property among white took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim Zawidists. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, the state the Bolshevik created for the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. अब सिविल वॉर के बाद क्या होता है, ऐसे लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे व्हाइट्स में, व्हाइट्स का मतलब प्रोजारिस्ट, मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, वो कुछ ऐसे हार्ड स्टेप्स लेते हैं, मतलब बहुत कह सकते हैं आप ऐसे कदम उठाते हैं जो कि मतलब इन द ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं उन पीजेंट्स के खिलाफ जिन्होंने उनकी लैंड सीज कर ली थी। अब मान लीजिए कि वो लोग हो गए जो अरिस्टोक्रेट से पहले, जिनके पास पावर्स थी, जिनके पास लैंड थी, अब इनकी जमीन जिन लोगों ने छीन ली तो ये उन्हें गुस्सा आया हुआ है उन पर, तो ये उनके प्रति एक बहुत ज्यादा हार्श स्टेप्स, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉन बोल्शेविक्स थे वो अनपॉपुलर हो गए सोसाइटी में, क्योंकि अगर वो ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे जो विच आर इनह्यूमन, तो क्या होगा, लोगों ने कम सपोर्ट करेंगे और इसका फायदा किसको मिलेगा, बोल्शेविक्स को। 1920 जनवरी तक बोल्शेविक्स दोबारा से रशियन फॉर्मर एम्पायर में अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें सफलता क्यों मिलती है, क्योंकि उन्हें नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जर्नलिस्ट से सपोर्ट मिलता है। कॉपरेशन उन जगहों पे काम नहीं आता जहां पर बोल्शेविक्स खुद ही cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. जहां पर जो कॉपरेशंस थे वो अपने आप बोल्शेविक्स बन गए थे, वहां पर उनका ये तरीका काम नहीं आता। खीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया में, वहां पर बोल्शेविक्स क्या करते हैं, बहुत बुरी तरह पर सोशलिज्म के नाम पर बहुत बड़े लेवल पर लोगों की हत्याएं करते हैं, लोकल नेशनलिस्ट की, जो वहां पे रहने वाले आम लोग हैं, सोशलिज्म के नाम पर कि भाई ये सोशलिज्म के दुश्मन है, इनसे बचाने आए हैं सोशलिज्म को, तो इतने बड़े
लेवल पे वो लोगों की मारते हैं, जनहिंसा करते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, काफी लोग जो है कंफ्यूज हो गए जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे कि आखिर में बोल्शेविक्स चाहते क्या है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें सोशलिज्म चाहिए, सोशल वेलफेयर करना है, सोसाइटी में सबका भला करना है, दूसरी तरफ वो लोगों को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। तो देयर वर पीपल हु वर कंफ्यूज एक्चुअली व्हाट द बोल्शेविक्स वांट। इसका इलाज जो मिलता है, इसके रेमेडी के लिए जो मोस्ट नोन रशियन नेशनलिस्ट है जिन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल गई थी सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर में, जो कि एक फॉर्मर स्टेट है रशिया का ही, जिसे बोल्शेविक्स ने क्रिएट किया था दिसंबर 1922 में। वहाँ पर वो क्या करते हैं, कुछ स्टेट्स को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं, मतलब उन्हें कुछ टाइप ऑफ फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने पॉलिटिकल फैसले जो है खुद ले सकते हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि अनपॉपुलर है, विच इज अनवांटेड। ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी, जैसे कि बोल्शेविक्स ने जो लोकल गवर्नमेंट है, जो ऐसी गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर जो काम करते हैं, उन्हें फोर्स किया किसके लिए कि नोमैडिज्म को बंद करना पड़ेगा। नोमैडिज्म आपने सुना होगा, इंडिया में भी होता था, वो जो लोग घूम घूम के खेती करते हैं, झूम खेती में इंडिया के नाम से, इंडिया में झूम खेती के नाम से फेमस है। तो उन्होंने इस चीज को क्या करा, बहुत कंडेम किया कि नोमैडिज्म को हमें खत्म करना है। इसकी वजह से लोगों के बीच में वो अनपॉपुलर हो गए। बोल्शेविक्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसने उन्हें बाकी लोगों के बीच में अनपॉपुलर बना दिया। अब सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनती है, फिर लेनिन के बाद क्या होगा बोल्शेविक्स का, और अल्टीमेटली रशिया का बाकी की कंट्रीज पर, बाकी के वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई वुड लाइक टू आंसर। So guys, stay tuned, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.